हेलो, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही होगी आप लोगों की। तो आज ही हमारा ईवीएस का चौथा क्लास है। इसमें हम कक्षा 5 के एनसीईआरटी आसपास का ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा रहता है तो हम इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। तो इसको मैंने दो पार्ट में बांटा। कक्षा 5 के एनसीईआरटी आसपास का ये पहला पार्ट है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, क्लास 5 की जो है एनसीईआरटी आसपास है हमारा। इसके बारे में हम जानेंगे कुछ चीज़ें क्या क्या होती हैं। अभी तो हम लोग जो है कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक की एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे। उसके बाद में हम लोग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक वाइज, जैसे फूड है, फ्रेंड है, शेल्टर है, वस्तुएं जो हम बनाते करते हैं, ये सब सारी चीज़ों का हम जो है अलग अलग टॉपिक लेके पढ़ेंगे। वो सब चीज़ें एनसीईआरटी से सभी चीज़ों को इकट्ठा करके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको देखा जाएगा। तो ये 3 से 5 तक तो खैर पूरा पढ़ते हैं। उसके बाद में हमको एक आइडिया पता चल जाएगा कि 3 से 5 तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो उसी को हम लोग स्टैंडर्ड जो है इसका इंटरमीडिएट तक बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। ये रेशम के कीड़े के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। पहली बात तो ये जान लेते हैं कि रेशम के कीड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में। ये अक्सर जो है एग्जाम में पूछा करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। सेरी कल्चर। ये थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए मैंने लिखा SERICULTURE। सेरीकल्चर हमने लिखा है। रेशम कीड़े की एक खास विशेषता होती है, यह अपने मादा को उसके गंध से ही पहचान लेता है। ये रेशम के कीड़े की एक विशेषता हो गई। और यह उसको कई किलोमीटर दूर से भी पहचान सकता है, रेशम का कीड़ा। तो हमने क्या जाना रेशम के कीड़े के बारे में? यह अपनी मादा को उसके गंध से पहचान लेता है और उसे कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। मच्छर के बारे में कहा जाता है कि मच्छर जो हमारे पैर के तलवे और जो शरीर की गर्मी होती है उससे जो है लोगों को ढूंढ लेता है। मच्छर वो हम लोग के पास जो है जहाँ जहाँ भी हम लोग कहीं होते हैं वहाँ मच्छर आ जाया करते हैं। ये पैर के तलवे और शरीर की जो गर्मी होती है इससे इसके गंध से उनको पता चल जाता है कि यहाँ कोई जो है मनुष्य है या जो भी जीव है कोई है। तो इसके गर्मी से और तलवे से कि गंध से जो है आ जाते हैं हम लोगों के पास। तो ये मच्छर के बारे में रहा। कुत्ते के बारे में क्या विशेषता है? कुत्ते के बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो एरिया होता है बटा रहता है। जैसा कि फिल्मों में कहा जाता है कि इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं। खैर, शेर का भी इलाका होता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो कुत्ते जो है अपना एरिया जो बांटे रहते हैं। ये कुत्ते अपना एरिया इनका बटा रहता है। दूसरे एरिया में अगर कोई कुत्ता एंट्री करता है दूसरा, तो काफ़ी जो है उन लोगों के बीच में झगड़ा भी होता है। तो एक कुत्ते जो है क्या करते हैं, अपने मलमूत्र से जो है ये, अगर इनके एरिया में कोई दूसरा आके मलमूत्र करता है तो ये लोग जान जाते हैं, या दूसरा कोई एंटर करता है तो उसको भी पता चल जाता है कि हम दूसरे एरिया में आ गए हैं। तो ये कुत्ते की खास विशेषता होती है, मलमूत्र से ही जान जाते हैं लोग दूसरे एरिया को। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन था इसमें कि कई पक्षी अपना गर्दन ज़्यादा हिलाते हैं क्यों? तो देखिए, हम लोगों को क्या है कि दोनों आँखें रहती हैं। तो हम लोगों की तरह सबकी आँखें नहीं होती हैं। जैसे वो छोटी छोटी आँखें होती हैं वो एकदम सिर के पास में, तो उनको अगर आसपास कहीं देखना होता है तो उन्हें अपना गर्दन ही घुमा के देखना पड़ता है। और जैसे अभी हम लोग अपने जो है दाएं हाथ से जो है दाईं आँख को ऐसे बंद कर ले तो देखिए दाईं तरफ हमें अब कम दिखने लगा है। तो यानी कि दोनों आँखों से देखने पे क्या होता है, जो दायरा होता है इसका बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से दायरा बढ़ाने के लिए या और कहीं देखने के लिए आगे पीछे वो सब अपना गर्दन घुमा लेते ही, उनकी खास विशेषता होती है। हम अपना गर्दन हम तो ऐसे ही देख लेते हैं पास से ही। ठीक है, आगे देखते हैं। चील, बाज और गिद्ध के बारे में क्या विशेषता है? ऐसा कहा जाता है कि चील, बाज और गिद्ध जो है हमसे 4 गुना इनकी दृष्टि तेज होती है। मतलब दृष्टि तेज होती है और इतने दूर भी देख सकते हैं ये। जैसे कि अगर हम 2 किलोमीटर दूरी तक यहाँ देख सकते हैं, तो ये जो है लगभग 8 किलोमीटर दूरी तक देख सकते हैं। यानी ये अगर देखिए ऊंचाई पे रहते हैं, अपने शिकार को ऊपर से ही भांप लेते हैं और आके अपने एकदम फिक्स पोजीशन पे जो है आके शिकार को पकड़ लेते हैं। तो यानी इनकी दृष्टि जो है, दृष्टि की जो क्षमता होती है ज़्यादा दूर देखने की होती है, हमसे या मनुष्य से लगभग 4 गुने ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं। कौन कौन? चील देख सकता है, बाज देख सकते हैं, ये गिद्ध देख सकता है। ठीक है,
अच्छा, कुछ जानवर ऐसे होते हैं, दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो कुछ रंग जो है देख सकते हैं। दिन में जागने वाले जानवर क्या होता है, कुछ रंग देख सकते हैं, लेकिन रात में जगने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे उल्लू हुआ या और सारे कुछ हैं, ये केवल जो है सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं, यानी इनको केवल सफ़ेद और काला ही दिखता है। तो ये खास विशेषता जानिए, दिन वाले जो है कुछ रंग देख सकते हैं, लेकिन रात वाले केवल सफ़ेद और काला। ठीक है, सांप के बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि उसमें मेंढक वगैरह और पक्षी, इनके जो कान, हमने कहा था कान नहीं होते हैं, वो इनका छिद्र होता है, वो कान की तरह ही होता है, छिद्र होता है, उसी की सहायता से ये लोग सुनते हैं। तो इसमें जो है मेंशन था कि वो जो सांप उसमें पढ़े थे, थोड़ा बहुत उसको हम यहाँ पे करेक्शन भी करेंगे कि सांप का जो है, सांप के कान नहीं होते, जैसे हम लोगों की तरह जो है बाहर खुला हुआ कान रहता है या बाहर से दिखता हुआ कान रहता है, ये उनके पास बिल्कुल भी नहीं होता कान। तो ये सुनते कैसे हैं, ये कंपन से सुनते हैं, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। आगे भी हम देखेंगे कि कैसे कंपन से वो सुनता है। इसमें कुछ जो है नर्व सेल पाए जाते हैं जो जबड़े के पास रहते हैं, उसी की सहायता से सुनता है। चलिए आगे देखते हैं अभी। तो हम सांप के बारे में ये जानेंगे कि इनके जो है कान नहीं होते, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ज़मीन पर हुए कंपन को सुनते हैं। ठीक है, और देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि और क्लियर दिखाई दे हम लोगों को। हम्म कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, पक्षियों की ये भी खास विशेषता होती है कि अलग अलग खतरे के लिए अलग अलग प्रकार की आवाज़ जो है निकालते हैं। जैसे कि अगर कोई ज़मीन से चलता हुआ जो है, इनके पास कोई शिकारी आ रहा है इनका शिकार करने या मारने, इनको जैसे खतरा महसूस होता है, उसके लिए अलग आवाज़ करते हैं। अगर कोई उड़ता हुआ जानवर बड़ा इन पे आक्रमण करने आ रहा है या शिकार करने इनका आ रहा है, तो उसके लिए अलग प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, यानी जैसे जैसे खतरा रहता है उसका अलग अलग ये आवाज़ निकालते हैं, जिससे अपने साथियों को अलर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मछलियों के बारे में कहा जाता है कि मछलियाँ जो एक खतरे की जो चेतावनी जब इनके पास होती है, तो ये बिजली बिजली तरंगे जो है उत्सर्जित करती हैं, उसके थ्रू जो है ये सबको अलर्ट करती हैं अपने साथी मछलियों को। ठीक है, तो और क्या होता है आगे देखते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो भूकंपीय जब तरंगे आती हैं या भूकंपीय जो खतरा आता है, तो उसमें जो है अजीब तरह से व्यवहार करते हैं। अच्छा, कुछ जंगल में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनमें से सभी तो नहीं भाप पाते, लेकिन कुछ जो है इनकी एक्टिविटी को भाप लेते हैं। तो जैसे ये कुछ विशेष प्रकार की जो एक्टिविटी करते हैं, तब वो लोग जान जाते हैं कि हाँ भूकंप आने वाला है या कोई इस प्रकार से जो है खतरा होने वाला है, तो वो लोग अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन सभी नहीं जान पाते हैं। खासकर जंगल वाले ही जान पाते हैं इनकी एक्टिविटी को कि किस प्रकार से करते हैं। एक विशेष वो जान गए हैं कि अगर कुछ जीव जो है या ऐसे जंगली जानवर कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे, तो वो जान जाते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ है या भूकंप भूकंप आने की संभावना रहता है। ठीक है, और ये देखिए हम लोगों ने जाना कि इनके पास खास विशेषता होती है कि ये लोग ये अति संवेदनशील में आते हैं, जैसे कि ये चूहे हुए, बिल्ली हुए, कुत्ते हुए, इन लोगों को पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, इसलिए बहुत अलर्ट होकर ये देखिए भूकंप जब आने वाला होता है तो इनको तुरंत पता चलता है, भागते रहते हैं ये। तो ऐसे ही जंगली जानवर जो है उनको पता चल जाता है, तो वो लोग अजीब तरह का व्यवहार करते हैं, जिससे आसपास के लोगों को वहाँ पता चल जाता है या नोटिस किए रहते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो भूकंप आने की संभावना है। देखिए, उसके बारे में एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि 2004 में जब अंडमान में एक बार सुनामी आने वाला था, उससे पहले जानवर कुछ अजीब तरह से व्यवहार करने लगे थे। वहाँ की जो अंडमान में जो कुछ खास जो है जनजाति समूह पाए जाते हैं, जैसे कि एक सेंटलीज जनजाति भी आप लोगों ने सुना होगा, मध्य अंडमान के आसपास पाया जाता है सेंटलीज जनजाति। तो अ, वो लोग पहले से ही अलर्ट हो गए थे, अपने सारे सभी साथियों को जो है वहाँ से हटा लिए गए थे। तो ये एक प्रमाण है कि इससे जानवरों की एक्टिविटी से जो है ये लोग जान जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉल्फिन के बारे में कहा जाता है कि ये भी अलग अलग तरह की आवाज़ जो है निकालती है, और ये ऐसा कहा जाता है कि जैसे हम लोगों की एक भाषा होती है पूरी, कि हर चीज़ को बोलने के लिए, खाना खाने के लिए वो एक अलग सिग्नल है,
मुँह से भी इशारा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से इनकी भी अपनी एक पूरी भाषा है, हर प्रकार की। कोई अलग संकेत देने के लिए अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो ये डॉल्फिन की खास विशेषता है। काफ़ी बुद्धिमान जो है मछली मानी जाती है डॉल्फिन। हम ये भी जानते हैं कि डॉल्फिन जो दिवस है 5 अक्टूबर को मनाई जाती है। ये भी देख लेते हैं हम लोग, 5 अक्टूबर को मनाई जाती है। ये कब घोषित किया गया था? 2009 में। ये भी ध्यान रखेंगे। और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? ये पटना में है। हम लोग ये भी जान लेते हैं। कहाँ पे है डॉल्फिन संरक्षण केंद्र? ये पटना में है, बिहार के। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और कब घोषित हुआ था? ये 2009 में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक स्लॉथ के बारे में जानते हैं, जो कि भालू की तरह होता है, लेकिन ये भालू नहीं होता है। इसको ऐसा कहा जाता है कि लगभग ये 17 घंटों पेड़ों से लटक कर मस्ती से ये सोता रहता है। उल्टा लटक कर जो है सोता है। और ये भी कहा जाता है कि जिस पेड़ पे ये रहता है उसी के पत्ते खाता है। और लगभग अपने पूरे कार्य लाइफ के दौरान, या लगभग 40 साल तक इसका जो है जीवन होता है, उसमें लगभग 8 पेड़ों को ये छोड़ता है। यानी कि जब तक उस पेड़ का जो है पत्ते, उसका पेड़ का पत्ता ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक उसी पेड़ पर लटका रहता है। ये केवल वीकली जो है उतरता है, वो भी शौच के लिए उतरता है। तो ये देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। ये भी इम्पोर्टेंट है स्लॉथ, खास करके जैसे सीटेड प्लेटेड में तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में देखा जाएगा। ये पॉइंट टू पॉइंट हमें जानना होगा कि भालू जैसा नहीं है। ये भालू जैसा है, भालू नहीं है। लगभग 17 घंटे पेड़ों से लटक कर सोता है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। अपने ये लगभग 40 वर्ष इसका जीवन काल होता है। पेड़ के सारे पत्ते खाकर तब दूसरे पेड़ पे जाता है, यानी पास के ही पेड़ पे जाता है। लगभग अपने लाइफ के दौरान 8 पेड़ों को ये छोड़ता है। और एक वीकली जो है ये शौच के लिए उतरता है। 1 सप्ताह में एक बार केवल पेड़ से उतरता है नीचे। अच्छा, कुछ जानवर ऐसे हैं कि उनके सोने के बारे में बताया गया कि जिराफ लगभग दिन भर में 2 घंटे सोता है, 24 घंटे में लगभग। बिल्ली के बारे में कहा जाता है कि लगभग 12 घंटे सोता है। अजगर के बारे में कहा जाता है ये 18 घंटे। गाय के बारे में 4 घंटे। तो ये जिराफ के लिए काफ़ी कम समय है। काफ़ी कम सोता है ये जिराफ, 2 घंटे। ये भी हो सकता है कि इनको खतरे की संभावना रहती हो, या अलर्ट होने की, इसलिए जो है कम सोते हों। तो ये जिराफ के बारे में हो गया, बिल्ली के बारे में हो गया। अजगर 18 घंटे, ये ज़्यादा सोता है अजगर। दिन भर सोता ही रहता है, बहुत आलसी है ये भी। सलाद से भी ज़्यादा आलसी है ये। आप लोगों में से भी कोई शायद होगा जो 18 घंटे सोता होगा। मजाक कर रहे हैं भाई, गुस्सा ना होइएगा। अगर जो भी सोते होंगे वो भी। ठीक है, आगे चलते बाघ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम जान लेते हैं, जो कि हमारे धरती का बहुत खतरनाक जानवर है। काफ़ी कम संख्या भी है इनकी। अभी हाल ही में हमारे यहाँ जो है कुछ चीते लाए गए हैं। कहाँ से लाए गए हैं आप लोग बताइए? नामीबिया से लाए गए हैं। कहाँ से? नामीबिया से लाए गए हैं। कितने लाए गए हैं? 4 ही लाए गए हैं। और भी कुछ लाने सरकार और भी लाने की व्यवस्था कर रही है इसमें से। आइए बाघ के बारे में देखते हैं। बाघ के बारे में कहा जाता है कि ये अंधेरे में भी जो है हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं बाघ। ठीक है, ये कहते हैं इनकी मूछें जो रहती हैं वो काफ़ी चीज़ों के बारे में इनके लिए कंफर्टेबल कर देती हैं। जैसे हवा में अगर कहीं की कंपन हो रहा है तो वो मूँछों की सहायता से उसको भाप लेती हैं। शिकार की अपनी बिल्कुल सही स्थिति को पता कर लेती हैं। ये बाघ जो है क्या करते हैं, अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये कंपन को भी भाप लेते हैं। अपने शिकार की बिल्कुल सही स्थिति को भाप लेते हैं, जिससे ये शिकार को एक सटीकता से जो है पकड़ लेते हैं कम समय में। और ये भी कहा जाता है कि बाघ अपने इलाके को जो है एक मूत्र के माध्यम से उसका बाउंड्री निर्धारित करता है। यानी एक एरिया अपना बना देता है मूत्र के माध्यम से। इसका दायरा कई किलोमीटर भी हो सकता है। अच्छा, और देखते हैं। और ये भी कहा जाता है कि एक बाघ जो है दूसरे बाघ के मूत्र को झट से जो है पहचान लेता है कि ये किसी दूसरे का इलाका है। अगर उसको लगता है कि ये दूसरे का इलाका, अगर उसका मन कहता है तो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा वो। ये उसकी मर्जी है कि वो जाना चाह रहा है कि नहीं। तो बाघ के बारे में हमने जाना कि ये हमसे अंधेरे में भी 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये मूछें हवा में कंपन को भाप लेती हैं और शिकार की बिल्कुल सही स्थिति को भाप लेती हैं, और जिसके सहायता से ये शिकार को जो पकड़ने में रास्ता भी आसानी से ढूंढ लेती हैं। अच्छा, ये बाघ की विशेषता हुई। ये अपना एरिया जो है अपने मूत्र से निर्धारित करता है। दूसरा बाघ जब आने को होता है तो वो मूत्र के द्वारा जान जाता है कि दूसरे बाघ का इलाका है। अच्छा,
और ये भी है कि ये बाघ को अगर बाघिन को बुलाना होता है तो ये एक प्रकार का आवाज़ करता है, जिससे बाघिन को पता चल जाता है। यानी बाघ गुस्से में भी अलग आवाज़ करता है, गुस्से में अलग इसका आवाज़ रहता है, बाघिन को बुलाना हो तो उसके लिए अलग आवाज़ रहता है। ये दोनों आवाज़ में डिफरेंस है। जैसे पक्षियाँ जो है अपने खतरे अलग अलग खतरे के लिए जो है अलग अलग साउंड करती हैं, ठीक इसी प्रकार से बाघ कराहने के लिए अलग साउंड है, गुस्से में बोलने के लिए अलग आवाज़ है इसका, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ है। ऐसा कहा जाता है कि बाघ अगर गुर्राते हैं तो लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक सुनाई देता है। काफ़ी लंबा डिस्टेंस है भाई ये, शायद ही कोई आदमी भी होगा ऐसा। और नेक्स्ट देखते हैं हवा से पत्तों के। हाँ, बाघ की ये भी खास विशेषता होती है कि अगर कहीं पत्ता हिल रहा है या शिकार के चलने से जो है कोई झाड़ी वाड़ी हिल रही है, ये दोनों जो बहुत आसानी से और बहुत क्लियरली जो है जान पाते हैं कि पत्ता हिल रहा है या जानवर के चलने की वो है, जानवर के चलने का वो पत्ते जो है हिलते हैं। तो ये दोनों में अंतर कर लेते हैं। अगर पत्ता हिलता है तो कोई बात नहीं, अगर लेकिन शिकार के जो है झाड़ियों में चलने पे जो अगर कोई चीज़ें हिल रही हैं तो उस पे आक्रमण कर देता है ये बाघ। कितनी खास विशेषता है इसकी जंगल में, कितनी सारी विशेषताएं हैं कि जो केवल मूछें तो काफ़ी रोल निभाती हैं भाई इसके शिकार उकार में। ऐसा भी कहा जाता है कि बाघ जो है बाघ जो है आग से नहीं डरता है, वो डरता इसलिए कि ताकि जो उसका मूंछ जो है जल जाएगा, इसलिए वो आग से डरता, आग के पास नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, और इनके कान की क्या विशेषता है। आ, इनका मतलब ये काफ़ी तेज़ी से सुन भी लेते हैं। देखिए इनका कान बिल्कुल अलग अलग दिशा में होता है, ये हम लोगों के कान की तरह नहीं होता एकदम। जैसे किसी चीज़ को सुनना हो, कोई कोई चीज़ जो है दोनों अलग अलग दिशा में जो होता है एकदम डायरेक्शन का। बाघ का एक देखिएगा पिक, काफ़ी घूमी हुई होती है इनका कान बाघ का। कस्तूरी हिरन, ये कस्तूरी मृग होता है जो कि इसकी एक नाभि में एक कैसा वो रहता है, नाभि में कुछ जड़ी बूटी टाइप का रहता है, उसको लोग पाने के लिए शिकार करते हैं क्योंकि वो बहुत बढ़िया महकता है। अगर हाथ में आप पकड़े रहेंगे ना तो हाथ के उस पार भी महकेगा बढ़िया। ये कस्तूरी कस्तूरी हिरन के बारे में है। कुछ जानवर होते हैं जैसे कि हाथी है, हाथी के दांत के लिए जो है उसका शिकार करते हैं। ये राइनो हुआ, उसके चमड़े के लिए उसका शिकार करते हैं। और जो ये हाथी हो गया, राइनो हो गया, शेर का जो है उसके खाल के लिए शिकार करते हैं। मगरमच्छ हुआ, इसका भी उसके खाल के लिए उसका शिकार करते हैं। तो इन इन पर जो है काफ़ी रोक भी है। सरकार ने इस पे कानून भी बनाया हुआ कि कोई भी जानवरों को ऐसे नहीं पाल सकता या उन्हें मार सकता, उसके लिए काफ़ी रोक है। ये उल्लू की आँख को जो है मानव की आँख से समानता दिखाया गया कि जिस प्रकार से मानव की आँखें जो है दो सिर के एकदम जस्ट सामने जो है होती हैं, ठीक इसी प्रकार उल्लू की भी आँखें लगभग उसी पोजीशन पे होती हैं। तो इन आँखों के बारे में समानता, कभी ऐसा पूछा जाए कि उल्लू की आँखें किससे समानता प्रदर्शित करती है तो मानव से करती हैं। नेशनल पार्क जो है देखेंगे उत्तर प्रदेश में हमारे कौन सा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है। कहाँ पड़ता है ये, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, लखीमपुर। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी कई बार आ चुका है। लखीमपुर खीरी में एक ही नेशनल पार्क है अपने उत्तर प्रदेश में। और ये जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट का नाम क्या बदल दिया गया है, राम गंगा नेशनल पार्क। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जिम कॉर्बेट नहीं राम गंगा बोल देता है, कि राम गंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये है उत्तराखंड में। अच्छा, और एक ये भी है कि रामगंगा नेशनल पार्क से रामगंगा नदी निकलती, इसीलिए इसको रामगंगा नेशनल पार्क कहा गया है। ये भी 2022 में या 21 में बदला है ये। रामगंगा नदी निकलती है इससे, इस नेशनल पार्क से। पहले सबसे पहले 1936 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, सबसे पहले नेशनल पार्क यही था। फिर बाद में शायद 1973 में इसका नाम जिम कॉर्बेट हुआ। फिर अब फिलहाल इसका नाम क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। ये घाना पक्षी विहार जो है राजस्थान में है। राजस्थान के कहाँ है, राजस्थान के भरतपुर में है, भरतपुर। ठीक है, आगे देखेंगे। उल्लू की आँख के बारे में तुमने समानता देख ही लिया कि मानव से समानता देखा कि ये कालबेलिया डांस कहाँ का फेमस है,
ये राजस्थान का फेमस है। इसको अमूर्त धरोहर में भी शामिल किया गया है। नागिन डांस बोलते हैं। सांपों को नचाने वाले लोग जो होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, कालबेलिया बोलते हैं। ठीक, कालबेलिया एक प्रकार का डांस भी होता है जिसको नागिन डांस बोलते हैं। और राजस्थान के लोग जो है क्या वहाँ क्या करते हैं, ये कालबेलिया जो लोग होते हैं जो सांप को नचाने वाले, ये अपनी बेटी की शादी में तोहफे के रूप में भी जो है सांपों को देते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कालबेलिया का नृत्य भी होता है, जैसा मैंने कहा कि नागिन डांस भी बोलते हैं इसको। बीन पार्टी के बाजे क्या होते हैं, इसमें बीन जो पार्टी होती है इसमें 2 3 4 लोगों का समूह होता है। तो कोई बीन बजाता है, कोई तुम्बा, कोई खंजरी लिए रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बीन बीन पार्टी में क्या क्या रहता है, ये बीन रहता है, तुम्बा रहता है, क्या क्या रहता है, बीन, तुम्बा और खंजरी, ये ध्यान रखिएगा। ये सब सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं, ये लौकी से बनाया जाता है। ठीक है, देखेंगे सांप सांप को किसान मित्र कहा जाता है क्योंकि जो है ये चूहों को खा लेता है, जिससे हमारे फसलों को जो नुकसान है वो नुकसान नहीं होता फसल हमारे, इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि नुकसान होने से बचा देता है चूहों को खाकर। इसलिए सांप को क्या कहा जाता है, किसान मित्र कहा जाता है। अच्छा, अपने भारत में जो है केवल 4 तरह के जो है जहरीले सांप पाए जाते हैं। उनमें से नाग है, करैत है, दुबोइया है, अफाई है। ये चीज़ें हम अपने नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इसका पिक भी दिखा देंगे कि नाग का पिक कौन सा होता है। ये 4 प्रकार के विशेष जहरीले सांप होते हैं। इन्हीं की कुछ प्रजातियां पाई जाती होंगी और बताया जाता है कि और बाकी जितने सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। ये 4 वैरायटी है, नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। कानून, जैसा कि मैंने कहा था कि जंगली जानवर को पकड़ना जो है ये मना है। सरकार ने इस पे इस पे कानून बाकायदा बनाया है। इस पे पूरा रोकथाम के सरकार प्रयास भी कर रही है। ना उस जानवर को आप पकड़ सकते हैं, ना ही अपने पास उसको पाल सकते हैं कोई जंगली जानवर। ठीक है, पाचक रस के बारे में देखेंगे। पाचक रस जैसे कि हमारे पेट के अंदर होता है, ये हमारे खाने को पचाने का काम करता है। ये एसिड की तरह बिहेव करता है। एक डॉक्टर बोमन नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया था। आ, उसकी एक लंबी कहानी है कि मतलब अगर इस पाचक रस अगर खाने को निकाल कर, अगर जो इसमें से पाचक रस होता है पेट का, अगर उसका निकाल कर आप पाचक रस में डाल देंगे कोई खाना, तो वो भी बहुत जल्दी गल जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे पेट के अंदर ये पाचक रस खाना पचाने में काफ़ी मदद करता है। अच्छा, उड़ीसा में क्या होता है, ये काला हांडी जिला कहाँ पड़ता है, ये उड़ीसा में पड़ता है। ये काहे के लिए फेमस है, वहाँ जो कि गरीब मजदूर हैं, गरीब मजदूरों के लिए काफ़ी फेमस और सर्वाधिक चावल के उत्पादन से ये एक ऐसा जिला है जहाँ सर्वाधिक जो है चावल का उत्पादन होता है। जिला है, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। बाकी तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, और यहाँ कालाहांडी जिला में गरीब मजदूर काफ़ी हैं इतने चावल के उत्पादन के बावजूद भी। आइए देखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उनको अगर संरक्षित रखना चाह रहे हैं तो कैसे रखेंगे। जैसे दूध है, उसको आप संरक्षित करके रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसको आप 2 4 दिन के लिए या जो भी रखना चाहते हैं तो इसको उबालते रहेंगे, यानी उबालने पे हम इसको संरक्षित कर सकते हैं। पके हुए चावल को क्या करेंगे, कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में, ताकि ये ख़राब नहीं होगा। क्योंकि देखिए जब चीज़ें जो है ज़्यादा गर्मी में भी तो ख़राब होती हैं या ज़्यादा ठंडी में ख़राब होती हैं। जैसे देखिए चावल वावल ये सब गर्मी में ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ठीक है, हरा धनिया को हम संरक्षित करने के लिए क्या करते हैं, इसको गीले कपड़े में लपेट देते हैं। प्याज लहसुन को क्या करते हैं, ये देखिए खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। किसी के लिए नमी ज़रूरत होती है, किसी के लिए नमी नहीं ज़रूरत होती है। देखिए इसको खुले में रखते हैं ताकि इस और नमी से बचा कर रखते हैं, तभी इसको लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। 2 2 4 4 6 6 महीने भी रखे जाते हैं। और इसका जो गोदाम होता है तो उसमें तो लंबे समय तक भी आप संरक्षित कर सकते हैं इसको, प्याज लहसुन को, जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल भी नहीं होता। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि तहसील वाइज या कम से कम तहसील वाइज तो कर ही देना चाहिए, ताकि गोदाम बना देना चाहिए ताकि जो किसान है जो पैदा करे अपना सामान उसमें संरक्षित कर सके। बेचारा खुद ही पैदा करता है, खुद ही आलू 5 रुपये किलो बेचता है, लेकिन जब उसको खरीदने को होता है तो 30 रुपये 40 रुपये किलो खरीदता है। ये हमारे देश की विडम्बना है।
चलिए ठीक है, एक मामिंडी देखते हैं। ये मामिडी तांड्रा बोलते हैं इसको, आम का पापड़ बोलते हैं। मामिडी तांड्रा, आम का पापड़। ये हम लोगों के समय पे जो है ये घर पे अमावट बनाया जाता था, उसी को बोलते हैं। हाँ, कि इसमें जो है कुछ चीनी या गुड़ मिला के और इसको एक ओखली था, उसमें जो है इसको इसमें जो है इसका वो बीज वगैरह करके निकालते थे, इसका गूदा निकालते थे। फिर उसके बाद में इसको जो है धूप में फैला देते थे, जिससे वो सूख जाता था, वो पापड़ की तरह हो जाता, खाने में बड़ा अच्छा लगता था, लेयर की तरह बन जाता था। अच्छा, एक बात ये भी कहा जाता है कि सांप जो है बीन पर नाचते हैं, लेकिन सांप के बारे में कहा जाता है कि वो नाचता नहीं है, वो अपना सर जो है घुमाया करता है, तो उसी को लोग बोलते हैं नाचना। अच्छा, क्यों घुमाता है देखते हैं। क्योंकि हमने जाना कि सांप के पास जो है हमारी तरह बाहरी कोई कान नहीं होता है, ये हम लोगों ने क्लियरली जाना है। हमारी तरह ये सुन भी नहीं सकता है। सुनने वाले अंग में क्या होता है, इसके पास सुनने वाला एक अंग, एक ऑर्गन पाया जाता है, वो सिर के अंदर होता है। क्या पाया जाता है, एक ऑर्गन पाया जाता है। कहाँ होता है, सिर के अंदर होता है। इसमें जो है इस ऑर्गन में क्या होता है, एक नर्व सेल होता है। नर्व सेल के माध्यम से सांप को जो है ये ध्वनि के कंपन का बोध वही कराता है। जो नर्व सेल होता है साउंड के वाइब्रेशन का वो बोध कराता है। ठीक है। अच्छा, ये जो ऑर्गन रहता है या नर्व, ये ऑर्गन जो रहता है सुनने वाला, ये कहाँ रहता है, ये इसके जबड़े में ही रहता है। कहाँ रहता है, जबड़े में रहता है। ठीक है, तो ये सांप के बारे में क्या है, ये बाहर इसका कान नहीं होता है, बाहरी जैसे हम लोगों की तरह होता है। ये हमारी तरह सुन भी नहीं सकता है। इसके पास सुनने वाला अंग होता है, ऑर्गन पाया जाता है, जिसकी सहायता से सुनता है, सिर के अंदर होता है। ठीक है, वो जो कि जबड़े से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, जबड़े से जुड़ा होता है। और इसी सुनने वाले अंग में एक जो नर्व सेल होता है, वही जो है इसको साउंड के कंपन का बोध कराता है। ठीक है, और यही अपना सिर जो है इधर उधर घुमाया करता है, जिस डायरेक्शन में बीन हिलता है उसी डायरेक्शन में वो भी इसे घूमता रहता है। तो लोग कहते हैं कि सांप नाच रहा है, लेकिन वो नाचता नहीं, या उसी को नाचना भी बोल सकते हैं, कुल मिला के जो भी है। इस प्रकार सांप जो है अपना सिर हिलाता रहता है, जिसे सांप का नाचना बोलते हैं, ये है। अच्छा, घड़सी सर क्या होता है, ये तालाब, सर का मतलब होता है, ये देखिए सर, इसको क्या बोलते हैं, सर का मतलब होता है तालाब होता है, तालाब। इसको तालाब बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है। पहले कहा जाता है कि ये लगभग 9 तालाबों का समूह था। ये ये घड़सी सर तालाब काफ़ी बड़ा था ये। वर्तमान में ये उजड़ सा गया इस, क्योंकि इसमें कॉलोनियाँ भी बन गई हैं। ठीक है, अलबरूनी के बारे में जान लेते हैं। अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था, ये आया था महमूद गजनबी के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था, ये महमूद गजनबी के शासनकाल में आया था। कहाँ का था ये, उज्बेकिस्तान का था। अच्छा, अलबरूनी की एक रचना है, क्या नाम है उसका, किताब उल हिंद। क्या नाम है, किताब उल हिंद नाम है, किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद नाम है इसका। वो किस भाषा में है, अरेबिक भाषा में है, यानी अरबी भाषा में है अलबरूनी की रचना, किताब उल हिंद। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं नेपंथीज के बारे में। नेपंथीज को हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है ये कीटभक्षी पौधा है। ये कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, इंडोनेशिया। अपने देश में मेघालय यानी नॉर्थ ईस्ट के सेक्टर में पाया जाता है, जैसे मेघालय हुआ। और विदेशों में कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये कैसा होता है, ये लंबे घड़े जैसा होता है, इसी तरह होता है, ऐसे कुछ होता है ये। और फिर इसमें ऐसे बंद करने वाला वो भी रहता है। ये घड़े जैसा दिखता है, इसीलिए इसको पिचर प्लांट भी बोलते हैं। पिचर का मतलब होता है घड़ा, प्लांट का मतलब पौधा, यानी घड़े जैसे दिखने वाला पौधा। ये ये ऐसा पौधा है जो मांसाहारी भी होता है। मांसाहारी क्यों होता है, क्योंकि उनको जो है अपना भोजन बनाने के लिए इनमें नाइट्रोजन जो कि नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन को ग्रहण करने के लिए क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को मार के खाता है। ये एक विशेष प्रकार का क्या करता है, गंध उत्सर्जित करता है, जिससे कीड़े मकोड़े और चूहे भी, खास चूहे मेढक भी आ जाते हैं इसके पास में, और ये उसी में आते हैं और उसी में बंद हो जाते हैं। उसी महक के या गंध के नाते आते हैं, एक गंध छोड़ता है, उसी गंध को सुनते हुए या सूंघते हुए आते हैं, और उसी में, और फिर क्या करता है, इसके ऊपर जो पत्ता रहता है, पत्ते की तरह रहता है, वो ट्रैप कर जाता है, वो बाद में ढक जाता है, यानी कि इनका शिकार कर लेता है। इसमें ध्यान रखेंगे एग्जाम में ये सब ये पूछता है, चूहे
मेढक कीड़े मकोड़े और छोटे जानवरों का शिकार करता है और इसमें पत्ती का ढक्कन भी रहता है। खास खुशबू रिलीज करता है जिसके थ्रू ये चूहे मेढक कीड़े मकोड़े आते हैं, छोटे जीव। ये इसको नेपेंथीज या घटपर्णी या पिचर प्लांट बोलते हैं। और इसमें से कुछ और भी कीटभक्षी पौधे हैं जैसे ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है, ये सारे क्या हैं, कीटभक्षी पौधे हैं। तो इनको ध्यान रखेंगे। कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और मेघालय। मेघालय अपने इंडिया नॉर्थ ईस्ट में और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। अच्छा, और पॉइंट हम देखते हैं। ये हवा की मदद से कुछ उड़ने वाले, जैसे कुछ पेड़ ऐसे होते हैं वो रुई की तरह ऐसे उड़ जाते हैं उनके फूल। ये पेड़ वही हैं, केन्नथ राउली बोलते हैं या ओल्गा जिराड बोलते हैं इनको। इनके ये ऐसे पेड़ होते हैं जिनके रुई नुमा ऐसे रहते हैं, वो बीज जो है हवा में ऐसे उड़ जाते हैं। अच्छा, ये वेलक्रो, ये बीज क्या होता है, जो हम लोग चिप्पी देखते हैं सैंडल में या बैग में या कई जगहों पे ऐसा लगा रहता है जिसकी सहायता से हम बंद कर देते हैं उसको आसानी से। वो जब हम उसको खोलते हैं तो चर चर की आवाज़ होती है। अक्सर जैकेट वैकेट में ये चीज़ें लगी रहती हैं, सैंडल में लगा रहता है जिससे बंद करते हैं। वो चिप्पी जो होता है ना, वो ऐसे लगा रहता है, ऐसे करके कुछ ऐसे रहता है। इस पे आके जो दूसरा जो आता है सेम इसी तरह से इस पे हम लाके ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो बंद हो जाता है। वो चिप्पी है। ये वेलक्रो ब्रिज है। ये एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट क्या, वो इंजीनियर थे। इनका नाम था मिस्ट्रल। क्या नाम था, इनका नाम था मिस्ट्रल। इन्होंने इसकी खोज की। ये अपने कुत्ते के साथ में सैर पे गए थे, सुबह मॉर्निंग वॉक करने गए थे। सुबह जब लौट के आए तो देखा इनके कुत्ते के भी और इनके कपड़े में जो है चिपका हुआ था। तो इन्होंने देखा कि ये भाई कौन सा बीज है। फिर इस पर रिसर्च किया, दूरबीन से इन्होंने उसको देखा। तो ये देखे कि उसमें हुक भी काफ़ी हुक पाए जाते हैं जिसकी सहायता से ये कपड़ों में चिपक जाता है। तब इन्होंने 1948 में इस वेलक्रो ब्रिज से वही चिपक बना दिया जो कि खुलने पे चर चर की आवाज़ करती है। 1948 में। कहाँ के थे वो, ये स्विट्ज़रलैंड के इंजीनियर थे, स्विस इंजीनियर जिसको बोलते हैं। ठीक है। सोयाबीन की फलियाँ पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। ये सोयाबीन के बारे में पॉइंट है। सोयाबीन का जो बीज होता है, इनकी ये फलियाँ पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगते हैं। मिर्ची के बारे में हम देखेंगे कहाँ से आया है। ये पुर्तगाली जो व्यापारी थे, इन्होंने ये दक्षिणी अमेरिका से लाए थे। मिर्ची कहाँ से आया था, दक्षिण अमेरिका से। अब क्या होता है, भारत में भी उगाया जाता है। पहले व्यापार के माध्यम से चीज़ें जो हमारे देश में, काफ़ी चीज़ें हमारे देश में आई, जैसे मटर है, आलू है, ये मिर्चा, मूंगफली, अमरूद, ये सब व्यापार लोग करने आते थे। चाहे कोई युद्ध के दौरान आक्रमण करने आते थे, चाहे जो है कोई चीज़ें गिफ्ट में जो है आती थी। ये 2-3 चीज़ों के माध्यम से कुल मिला के लेन देन की वजह से ये सब चीज़ें आई। खास ज़्यादातर तो व्यापार के नाते ये चीज़ें विदेशों से हमारे देश में आई और हमारे देश में भी इसका उत्पादन होने लगा है। जैसे देखिए, मिर्ची कहाँ से, पुर्तगाली व्यापारी लेके आए थे लेकिन दक्षिण अमेरिका से मिलनी। मिर्ची कहाँ से आया, दक्षिण अमेरिका से आया है। अब भारत में उगाई जाती है, बिल्कुल उगाई जाती है। चाइना से क्या आया है, सोयाबीन। सोयाबीन कहाँ से आया है, चाइना से आया है। ठीक है। चाय जो है कहाँ से, ये असम का है चाय, असम का चाय है। यूरोप से क्या आया है, गोभी मटर आया है। यूरोप से क्या आया है, गोभी मटर आया है। गोभी जो पत्ते वाली गोभी होती है उसको खासकर बोलते हैं इसमें, यूरोप से जो आया है। साउथ अमेरिका से क्या आया है, जैसा कि हमने जिक्र किया कि मिर्चा, ये आलू, टमाटर, मूंगफली, अमरूद, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, ये साउथ अमेरिका से आई हैं। ठीक है। भिंडी कहाँ से आई है, अफ्रीका से आया है। काफ़ी कहाँ से आया है, जो काफ़ी के बीज होते हैं, जो कि काफ़ी जो अपने चाय में डालते हैं सब लोग, ये चीज़ें कहाँ से आई, अफ्रीका से आई हैं। भिंडी, हरी भिंडी और कॉफ़ी। भारत में ये सब चीज़ें जो बैंगन है, मूली है, सेम है, करेला है, आम है, संतरा है, बेर है, केला है, पालक है, परवल है, टिंडा है, मेथी है, ये सारी चीज़ें भारत की ही हैं। ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो विदेशों से आई हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, कौन से ऐसे बीज हैं जिनमें स्टेम यानी कि जो तना मतलब ज़मीन से नीचे जो है जल्दी उगाता है। दो चीज़ें होती हैं कि एक कुछ बीज ऐसा होता है कि जिसमें जिसको अंकुरित बोलते हैं, कि वो मिट्टी से बाहर उसका आना, यानी मिट्टी से बाहर
कौन से ऐसे बीज है जिसके स्टेम जो है जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं, और कौन सा ऐसा है कि जिसमें स्टेम काफ़ी देर बाद में आते हैं या सबसे देर में आते हैं। तो सरसों में जो है स्टेम वो जल्दी आ जाता है। मिट्टी स्टेम का मतलब होता है तना, जो जब अंकुरित होता है बीज तो मिट्टी से जो ऊपर आता है ना उसको बोलते हैं। तो सरसों में सबसे पहले आ जाता है, यानी कि सबसे जल्दी आ जाता है, और तिल में काफ़ी लेट में आता है ये स्टेम मिट्टी से। ठीक है, और देखते हैं सीड जो है ये बीज कब ग्रो करते हैं। बीज ग्रो होने के लिए या बीजों को उगने के लिए दो चीज़ें कंडीशन होती है कि कम से कम वहाँ पे दो चीज़ें तो हो ही, वाटर मिले, पानी मिले, उसको हवा मिले। अगर ये चीज़ें इनमें से कोई भी एक नहीं रहता है तो वहाँ बीज नहीं उगेगा। यह ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है कि अगर एक रहे तो चल जाएगा, नहीं, दोनों, कम से कम दोनों चाहिए, वाटर चाहिए और एयर चाहिए किसी भी बीज को उगने के लिए। इम्पोर्टेंट है। अच्छा, प्लांट क्या होता है कि अगर प्लांट को यानी पौधों को अगर पानी ना मिले तो पीला हो जाएगा या सूख जाएगा, ये चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई चीज़ जो है उसमें सुई या कोई कील पानी में फेंक दो तो वो डूब जाता है, लेकिन लोहे का ही बना हुआ भारी जहाज जो है नहीं डूबता, क्यों? तो उसका एक रीज़न है कि आर्कमिडीज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये चीज़ें प्रूव भी की हैं कि अगर कोई भी चीज़ दो वजह से डूबती है। अगर कोई कम घनत्व वाला चीज़ किसी ज़्यादा वाले में डुबाएंगे तो वो तैरेगा। जैसे अगर पानी में हम कील फेंक देते हैं तो इसका कील का घनत्व काफ़ी कम भी होता है, इस वजह से डूब जाता है। और एक रीज़न और होता है कि अगर किसी भी चीज़ को तैरने का एक कंडीशन ये होता है कि उसके द्वारा हटाया गया जो पानी का आयतन होता है उसके खुद के भार से इसके जो है बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है या इसका हटाया गया जो पानी का जो आयतन है, हम्म, अगर जो है जैसे मान लिया नाव पानी में चल रही है तो उसके द्वारा हटाया गया भार, नाव के द्वारा हटाया गया भार अगर जो है उससे ज़्यादा है तो वो चीज़ें जो है तैरेंगी, लेकिन अगर उससे कम है तो डूब जाएंगी। जैसे जो हवाई जहाज़ है वो क्यों पानी में तैरता है? इसलिए तैरता है क्योंकि उसके द्वारा जो हटाया गया पानी का आयतन होता है उसके अपने वजन से कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए वो उस पे तैरता रहता है। जैसे कि ये कोई हल्की चीज़ हम तो कह सकते हैं, कोई भूसा हो वो आसानी से तैर लेता है। तो क्यों तैर लेता है? क्योंकि उसके द्वारा जो हटाए गए पानी का जो आयतन होता है और उसके अपने खुद के भार से ज़्यादा होता है, तो इसलिए तैर लेता है। लेकिन अगर लोहे का जो कील होता है अपने भार से ज़्यादा नहीं हटा पाता, इसलिए डूब जाता है। चलिए आगे और देखते हैं अंडे के बारे में। तो हमने जाना कि लोहे का भारी जहाज ये तैरता रहता है क्योंकि इसके द्वारा हटाए गए पानी का जो भार होता है इसके खुद के भार से ज़्यादा होता है, इसलिए उस पर तैरता रहता है। जबकि लोहे का कील ये डूब जाता है क्योंकि ये अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाता है, इसलिए डूब जाता है। यानी इसका खुद का भार ज़्यादा रहता है तो ये डूब जाएगा, उतना हटा ही नहीं पाएगा। अच्छा, आ, अंडा, और इसमें कहा जाता है कि अगर अंडा और पानी को आप डुबोएंगे तो अंडा जो है उसमें डूब जाता है, लेकिन अगर आप उसमें नमक भी डाल देंगे तो वो फिर तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब अंडा और पानी रहता है तो उसका डेंसिटी उतना नहीं रहता है, लेकिन जैसे हम नमक डाल देते हैं उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और एक लेयर बन जाता है जिससे वो तैरता रहता है। नींबू के बारे में भी कहा जाता है कि नींबू और पानी अगर आप नींबू को पानी में डालेंगे तो नींबू नहीं तैरेगा, लेकिन जैसे ही आप नमक मिलाते हैं तो नींबू क्या होता है, तैरने लगता है क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। आगे हम जैसे मृत सागर के बारे में भी यही कॉन्सेप्ट देखेंगे। मृत सागर का जो ये इसका जो डेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा होता है। कितना कितना होता है इसका? 300 ग्राम, 300 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम का इसमें साल्ट रहता है। इस वजह से ये इसमें कोई भी आदमी आसानी से तैर सकता है, लेट कर तैर सकता है, जैसे कि हम बिस्तर पर लेटे रहते हैं ठीक उसी प्रकार, क्योंकि इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मृत सागर कहाँ पे है ये जॉर्डन में है। ये जॉर्डन में है। जॉर्डन एक देश है अपने एशिया में ही है जॉर्डन। डांडी मार्च के बारे में जान लेते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। ये क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज़ जो है हमको
नमक बनाने नहीं दे रहे थे। तो अब उसमें ये नमक बनाने भी नहीं दे रहे थे और ऊपर से नमक बनाने पे तो रोक लगा ही दिए थे और नमक बनाने पर टैक्स भी ले रहे थे तगड़ा। मतलब जो भी नमक दे रहे थे उस पे भी टैक्स ले रहे थे। तो भाई सबको समस्या आने लगी कि घर के इस्तेमाल के लिए भी इनके पास नमक नहीं बचता था या रहता ही नहीं था, तो क्या करें। तो गांधी जी इसमें आगे आए। गांधी जी ने इसका विरोध किया, कहा कुदरती चीज़ें जो हमको कुदरत से या प्रकृति ने दिया है उसके बारे में ये कौन होते हैं रोकने वाले। तो इन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया। गुजरात के साबरमती आश्रम से ही इन्होंने स्टार्ट किया। तो कब स्टार्ट किया था? 12 मार्च 1930 को इन्होंने स्टार्ट किया था। और कब तक चला था ये? 6 मार्च 1930 तक चला था। तो कितने दिन चला था? 24 दिन तक ये दांडी मार्च इनका चला था। नमक कर तोड़ो आंदोलन था इसको बोलते हैं। फिर बाद में 1930 में उसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। 1930 में है ये दांडी मार्च। पूछेगा मान लिया तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती से लेके दांडी के तट तक स्टार्ट हुआ था। सॉरी भाई। और एक पॉइंट इसमें और पूछा जाता है कि इस दांडी मार्च में गांधी जी के साथ में कितने लोग थे, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कितने लोग थे इसमें। गांधी गांधी जी को छोड़ के जो है कितने लोग थे, 1 मिनट, कितने थे यहाँ? 78 लोग थे, यानी 78 लोग थे वहाँ पे। इनके साथ में जो है इसमें कई जाति समुदाय के सभी लोग थे जिन्होंने दांडी मार्च में अपना सभी इस आंदोलन में भाग लिए थे, गांधी जी का साथ दिए थे। गांधी जी तो खैर अगुआ थे ही, लेकिन उनके साथ में 78 लोग थे। कितनी, यानी 24 दिन तक ये चला था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और कितने डिस्टेंस ये इन लोगों ने चला था? 385 किलोमीटर, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। 385 किलोमीटर चले थे। या कभी कभी जो है ये चीज़ें मील में दे के पूछ लेती हैं। 241 मील, आप ध्यान रखिएगा। कोई कोई दे देगा 385 किलोमीटर या 241 मील, या कभी और ये। अच्छा, मील जान लीजिए क्या होता है। एक मील बराबर जो होता है, माइल जिसको बोलते हैं, ये 1609 मीटर आप चाहे कह ही लीजिए। 1609 मीटर चाहे कह लीजिए, या फिर आप क्या कहेंगे, 1.609 किलोमीटर कह लेंगे। कोई भी कह लीजिए, यानी कि 385 किलोमीटर या 241 मील, ध्यान रखेंगे। ये देखिए अहमदाबाद से कहाँ स्टार्ट हुआ था? साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में ही है, अहमदाबाद से दांडी तक ये लंबी यात्रा चली थी। समुद्र तट के पास, दांडी समुद्र तट तक ये चला था। और देखें, ज़्यादा तो लंबा नहीं हो जाएगा। अच्छा, जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म करते हैं इसको। इसको क्या करते हैं, मिक्स्ड विथ वाटर ट्रांस। हाँ, इसमें ये था कि अगर हम नमक को पानी में मिला देते हैं तो क्या वो, मतलब हमको दिखाई देगा कि नहीं? तो हाँ, वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, वो पारदर्शी रहेगा, क्योंकि उसमें नमक घुल जाता है एकदम। मतलब वो विलेन की एक, जैसे कोई चीज़ मिलाओ उसी में पानी के साथ में वो भी घुल जाए तो क्या दिक्कत है, यानी वो भी पानी हो गया है। तो इसलिए हमको पारदर्शी ही दिखता है। मिट्टी को अगर मिला देंगे पानी में तो क्या हो जाएगा, मिट्टी नीचे बढ़ जाएगा, वो कीचड़ नुमा दिखने लगेगा पानी। चाक पाउडर के बारे में देखते हैं। चाक पाउडर क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, उसमें सफ़ेदी, वो पानी सफ़ेदी हो जाएगा, मतलब सफ़ेद हो जाएगा पानी। यदि हम तेल को जो है उसमें मिलाएं पानी में तो क्या होगा, ये तेल का बूंद जो होगा वो पानी में ऐसे ऐसे ये तेल का बूंद तैरेगा। ठीक है, क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव जो है उससे कहीं ज़्यादा रहता है, इसलिए उस पर नहीं, डूबता नहीं है, मतलब घुलता नहीं है। ये कोलाइडी विलेन भी नहीं बनता, उसका भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे देखेंगे। चाक पाउडर तो हमने देख ही लिया है। मलेरिया के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। मलेरिया किससे होता है? ये मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, ये जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ये जो मच्छर होता है वो भूरे रंग का होता है। उसका पंख कैसा होता है? छींटेदार होता है। ये वही जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को कैरी करता है, यानी वाहक का काम करता है। हाँ, ये मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ
को कैरी करता है। ये जब किसी को काट लेता है तो उससे मलेरिया आदमी को हो जाता है। ये हम ब्लड टेस्ट के द्वारा पता चलता है। हमें क्यों पता चलता है? क्योंकि उसमें हमारा जो आरबीसी या हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन जो रहता है वो डाउन हो जाता है इसमें। अच्छा, और देखेंगे इसमें इसके लक्षण क्या है। ठंड लग के कपकपी के साथ उनको बुखार आता है। इसकी खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था 1902 में। इनको इसी के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1905 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये तब भी कह रहे थे कि हम जो है कुछ अच्छा खोज लेंगे, कुछ अच्छा खोज लेंगे। खैर इनकी डेथ हो गई थी। और सिनकोना एक पेड़ होता है, उसकी छाल से इसकी एक दवा बनाते हैं, कुनैन जिसको बोलते हैं। कुनैन भी इसी से बनता है। सिनकोना के पेड़ की छाल से एक मलेरिया की दवा बनती है। अच्छा, अनीमिया के बारे में जानते हैं। अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, यानी कि हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। उसमें हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी का हो जाना क्या कहलाता है? अनीमिया कहलाता है। ठीक है। अरे अरे और अनीमिया के निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां ये खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए? क्योंकि ये आयरन के स्रोत हैं। आयरन की कमी से ही हमको जो है ये अनीमिया हुआ है। और ये हीमोग्लोबिन में चूंकि एक सेंट्रल मेटल होता है, वो आयरन ही होता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हीमोग्लोबिन में क्या, जैसे क्लोरोफिल में क्या होता है, उसमें Mg2+ वाला होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन का आयन होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये हमको जो है अनीमिया होने से क्या होगा? बच्चे की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है, जिससे वो उसका दिमाग कमज़ोर भी हो सकता है। तो इसलिए हमें इसका उपचार शीघ्र ही कर लेना चाहिए। अगर किसी को इस तरह से लक्षण दिखता है तो उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी रहता है। अच्छा, अनीमिया में क्या होता है? अगर ये हमारा इतना अगर क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है उसमें, ये चीज़ें नॉर्मल रेंज है कि अगर 12 से 16 ग्राम आयरन इतने डेसीलीटर में अगर इतना रहता तो ठीक है, नॉर्मल है। अगर 12 से ज़रा सा भी कम हुआ, जैसे कि मान लिया 10 हो गया मान लिया, तो ये भी एक अब नॉर्मल कंडीशन है अनीमिया का। ये 12 से 16 क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर है, ये नॉर्मल रेंज है। अच्छा, मच्छरों से होने वाले रोग क्या हैं? ये मलेरिया है। और ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होता है। और डेंगू किससे होता है? एडीज मॉस्किटो से होता है, जिसको हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। चिकनगुनिया ये भी क्या होता है? ये भी मच्छरों से ही होता है। अच्छा, सावधानियाँ क्या होती हैं कि अगर कहीं भी पानी का जो ठहराव है उसमें क्या करेंगे हम? पहली बात तो पानी का ठहराव वहाँ ना होने दें, गड्ढे को भर दें। अगर वहाँ कोई गड्ढा है या जो भी है तो वहाँ मिट्टी का तेल भी छिड़काव आप कर सकते हैं। कूलर विशेष ध्यान दीजिएगा, ताकि कूलर को टाइम टाइम उसको साफ़ करते रहें, उसको सुखाते रहें लगभग सप्ताह भर में। और पानी का बर्तन कोई ऐसा ना रखें जिसमें पानी भरा हो। मच्छरदानी लगाएं, मिट्टी के तेल का छिड़काव करें जहाँ पानी वाले सोर्स हो। ठीक है। मच्छर क्या होता? मच्छर में जो है एक छोटे लार्वा होते हैं उस पानी में। ये छोटे बच्चे जो होते हैं इनके, उनको क्या बोला जाता है? लार्वा बोला जाता है। उसमें चूंकि ये अंडे दे देते हैं, पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े जो है तैरते रहते हैं। हम्म जो मच्छर क्या होते हैं? पानी में अंडे दे देते हैं। अंडे जो होते हैं, यही अंडे क्या होते हैं? लार्वा बन जाते हैं बाद में, जो पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े की तरह होते हैं। ऐसे ऐसे पानी में ऐसे ये रहते हैं ऐसे। पहले वो अंडा देता है, फिर बाद में वो अंडा क्या होता है? लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ये मक्खियों से क्या होता है? पेट की बीमारी होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये कहाँ पे पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है। जितने लोग पर्वतारोही होते हैं उन्हीं लोगों का ये एक हेडक्वार्टर बनाया गया है अपने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उत्तरकाशी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, सीटेड वेटेड में खास कर ये। उत्तरकाशी कहाँ है? उत्तराखंड का ये जिला है। एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग, ग्रुप लीडर की क्या भूमिका होती है। जो पर्वतारोही होते हैं उसमें एक ग्रुप लीडर होता है। लगभग एक टीम, जितने भी लोग जाते हैं उसमें टीम होती है। तो उसमें कई लोग पर्वतों पर जाते हैं, तो उसमें जैसे 8-10 लोगों का टीम रहता है। तो उसमें जो किसी एक को ग्रुप लीडर बनाया जाता है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? बड़ी चैलेंजिंग जिम्मेदारी होती है। देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। देखिए, ग्रुप के लीडर की जिम्मेदारी होती है कि सभी का वो सामान उठाने में मदद करता है, जितने जो भी रहता है उसमें। क्योंकि उनके पास बैग रहता है, पिट्ठू बैग रहता है, उसमें कई सारे सामान है, तो उनको भी देखेंगे क्या क्या रहते हैं। तो उनको उठाने में मदद करता है। ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ता है ग्रुप लीडर।
और क्या होता है, जो ना चल पाए उसका हाथ पकड़ कर ये चढ़ाता रहता है। ठीक है, इतनी सारी जिम्मेदारी, रुकने के लिए जगह ढूंढता है कि उन पे कैंप बनाता है अपना, वहाँ रुकाता है सबको। साथी के बीमार पड़ने पर क्या करता है, उसका ध्यान रखता है। और सबके खाने पीने का क्या करता है, इंतजाम रखता है। ग्रुप के सदस्य की गलती का सजा भी, अगर ग्रुप का सदस्य कोई गलती करता है तो लगभग ज़्यादा चांस है कि ग्रुप के लीडर को ही वो सजा मिले। तो ये ध्यान रखिएगा। और क्या होता है, इनको रोज़ सुबह जो है विटामिन सी और आयरन की गोली दी जाती है। गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है। सुबह इनका मेडिकल चेकअप होता है। जितने भी माउंटेनियर होते हैं, ये पर्वतारोही होती हैं, उनकी खास विशेषता उनमें से एक लीडर होता है। तो ये सारे पॉइंट जो है ये उन्हीं के थे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम्म क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट पूछता है, लगभग केवीएस में तो पॉइंट दे के ही पूछता है। तो हम लोगों से भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग भी। ठीक है, पिट्ठू बैग में आइए जान लेते हैं कि क्या क्या रहता है इनके। बस ज़्यादा नहीं बचा है, एक स्लाइड और है, बस 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 ख़त्म होने वाला है दोस्तों। इसको हम लोग जल्दी ख़त्म करेंगे। पिट्ठू बैग में क्या रहता है, इसमें खाने का डिब्बा रहता है, पानी की बोतलें रहती हैं, रस्सी रहता है, और इसमें हुक रहता है ताकि हम पर्वतों पे कहीं पे उसको बांध सकें। प्लास्टिक सीट रहता है इसमें। क्या रहता है, प्लास्टिक सीट। डायरी रहता है कुछ लिखने के लिए, टार्च रहता है देखने के लिए, तौलिया रहता है पोंछने के लिए हाथ मुंह। तो ये साबुन रहता है मुंह धुलने के लिए। विंड चीटर होता है, जो जैकेट जो हमें ठंडी से बचाता है, इसको विंड चीटर बोलते हैं। ये हवाओं से काफ़ी बचाता है, कुल मिला के जैकेट की तरह होता है। एक सीटी होता है इसमें, वो निर्देश देने में काम आता है। ग्लूकोज जो रहता है कि एनर्जी की कुछ बाटलें भी रखी रहती है कि कभी कोई वीकनेस किसी को महसूस हो तो वो तुरंत ले ले। ये ग्लूकोज हमें तुरंत जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जो तात्क्षणिक मतलब तुरंत जो है हमें एनर्जी देता है। गुड़ रहता है, ये भी एनर्जी ग्लूकोज देता है। चना है। ठीक है, खाने पीने का कुछ सामान इसी पिट्ठू बैग में सारी चीज़ें रहती हैं। अब ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पिट्ठू बैग में होता है, नहीं होता है, दो चार ऑप्शन दे के उसमें पूछ लेगा। अच्छा, पर्वतारोही जब वहाँ पर्वत से वापस आते हैं तो उसको एक भाषा के रूप में बोला जाता है, इसको रैपलिंग बोलते हैं। इसका स्पेलिंग रैपलिंग ऐसे होता होगा, रैपलिंग, रैपलिंग बोलते हैं। फर्स्ट इंडियन कौन सी प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, वो बछेंद्री पाल थी, 1984 में गई थी। ठीक है, और सबसे पहले कौन गए थे, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। और और एक लोग थे, उनका क्या नाम, तेंजिंग नॉर्गे करके नाम था उनका, तेंजिंग नॉर्गे। ये कहाँ के थे, ये नेपाल के थे। ये दोनों लोग सबसे पहले गए थे। और 1984 में कौन गया था, ये बछेंद्री पाल गई थी। एडवेंचर एक शब्द था इसमें, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो साहसिक कार्य करते हैं या जोखिम भरा कोई काम करते हैं उनको एडवेंचर बोलते हैं। और एडवेंचर। गोलकुंडा के बारे में जान लेते हैं, क्या है पॉइंट। गोलकुंडा कहाँ पे पड़ता है, तेलंगाना। अच्छा, गोलकुंडा खान की एक विशेषता ये, कोहिनूर जो हीरा था, कोहिनूर हीरा को जो है गोलकुंडा के खदानों से ही निकाला गया था। ये गोलकुंडा का खदान कहाँ पे पड़ता है, उस समय तो आंध्र प्रदेश में था, लेकिन आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 को ये इसमें से एक राज्य जो है तेलंगाना भी बन गया है। तो अब वर्तमान में गोलकुंडा कहाँ है, ये हैदराबाद में तो है, लेकिन तेलंगाना राज्य में पड़ता है, ये जाने रखिएगा। हम्म हम्म और ये गोलकुंडा के किले के बारे में कहते हैं, 87 बुर्ज, जो उसका ऊपरी पार्ट होता है, बुर्ज का मतलब छोटा छोटा ऐसा बनाया रहता है ताकि उसको आप ऊपर से बाहर की चीज़ों को देख सकें, ये बुर्ज उसे बोलते हैं। 87 बुर्ज लगभग था उसमें। ये 1518 से 1687 तक इसमें जो कुतुब शाही जो सुल्तान थे, इन लोगों का इस पर राज था। यहीं से गोलकुंडा के किला से राज करते थे वो लोग। इसमें जो है अभी भी, मतलब उस टाइम पे कहा जाता है कि इसमें बड़े बड़े टैंक लगे, टैंक बने हुए पानी के टैंक, फव्वारे भी उस टाइम पे लगे हैं। तो ये कहा जाता है कि कितना डेवलप था उस समय। आज के टाइम पे तो इंजीनियर लोग घर बनाते हैं और फिर पता चलता है पानी रुक जाता है, चूने लगता है छत। और उस टाइम पे छत पे ही फव्वारा था, लेकिन वो कभी चूता नहीं था। तो ये सब सारी चीज़ें विशेषता थी। कांसा के बारे में जान लेते हैं, कांसा क्या होता है। कांसा एक प्रकार का जो है ये मिश्र धातु होता है, पीतल भी यही होता है। पीतल किसका होता है, कॉपर और जिंक का होता है। 70% ये होता है, 30% ये होता है। कांसा क्या होता है, इसमें भी कॉपर होता है, प्लस क्या होता है, टिन होता है। कांसे के बारे में जान लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है, ये भी जान लेते हैं।
तो ये रहे कुछ हमारे महत्वपूर्ण चीज़ें। ठीक है दोस्तों, फिर आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मस्ती से पढ़िएगा, धूमधाम से तैयारी करते रहिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्लास फिफ्थ का NCERT उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम लोग टॉपिक वाइज, जैसे फूड का टॉपिक है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको एक ही जगह ला के फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे उसको। ये 3 से 5 तक हम लोग पूरा NCERT कवर कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग टॉपिक वाइज जो सिलेबस है, ये भी चाहे सिलेबस में ही आ जाती है, बस हम लोग डायरेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, इसमें हम बुक के अकॉर्डिंग चले हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और हंसते खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।